coronary heart disease or diseases. CHD. एक्चुअली कॉरोनरी हार्ट डिजीज जो है वो हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं जो कि उसको और वेन्स जो होती हैं जो उसको ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं और उसकी नरिशमेंट कर रही होती हैं हार्ट मसल्स की, उनके ब्लॉकेज की जो है वो एक डिसऑर्डर है और डिजीज है। अगर हम हार्ट को देखें तो सपोज एक रफ सा हार्ट का खाका बना देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके 4 चैम्बर्स भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये 4 चैम्बर्स इसके हमने हार्ट के बना दिए, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। एंड इसमें एओर्टा जो होती है वो मूव कर रही होती है यहाँ से इस तरह करके, दिस वन इज द एओर्टा। ये ब्लड सप्लाई कर रही होती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, नॉट टू द हार्ट। हार्ट को ये डायरेक्टली सप्लाई नहीं करती है। हार्ट का अपना एक आर्टीरियल और वेनस सिस्टम होता है जो ओरिजिनेट होता है नॉर्मल जैसे टिश्यू के अंदर ओरिजिनेट होते हैं आर्टीरियल और वेनल सिस्टम, वो उस तरीके से, और वो उसको जो है हार्ट के मसल्स को इंडिविजुअली ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, मिनरल सॉल्ट्स, वाटर प्रोवाइड करता है। रेस्पिरेशन की जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, उन सबको रिमूव करता है, ठीक है। और वो बेसिकली जो जिसे कहते हैं कि आर्टेरियल सिस्टम होता है और वेनस सिस्टम होता है, वो बेसिकली होता है कोरोनरी आर्टरीज एंड कोरोनरी वेन्स, ठीक है। इस तरह करके ये पल्मोनरी आर्च जा रही होती है। ये बेसिकली किस लिए है? ये दूसरे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करने के लिए, यहाँ से पंप करने का एक जरिया है ये वाली, ये हार्ट को नहीं सप्लाई करनी। पहले तो ये बात क्लियर समझ लो, ठीक है। ये भाई इधर की तरफ एक पोर्शन चला गया और ये आर्च जो है इधर की तरफ, ये दूसरे आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन यानी लंग्स की तरफ चली गई, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, और इसके अलावा और एक होती है, कहाँ से आ रही होती है? पल्मोनरी वेन, क्योंकि एट्रियम में आ रही होती है ना, ठीक है। थोड़ी सी नीचे बन गई है। अच्छा, ये इंटीरियर वेना क्या होती है, ठीक है। जो नीचे से जितने भी लोअर बॉडी पार्ट्स होते हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होती है, और ये सुपीरियर वेना कैवा होती है जो क्रेनियल पोर्शन से लेकर आ रही है। अच्छा, ये तो वो वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हार्ट के जैसे कहते हैं कि दूसरे बॉडी फंक्शंस जो हैं उनको ब्लड सप्लाई करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। इटसेल्फ हार्ट के ऊपर जो है अपनी, जिसे कहा जाए कि एक ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। अगर हम गौर से देखें तो ये जो होती हैं ये ब्लड कैपिलरीज, कोरोनरी आर्टरीज, ये चारों तरफ सब जगह एक बारीक नेटवर्क जो होता है इनका बिखरा हुआ होता है पूरे हार्ट पे। मसल्स के अंदर ये रन कर रही होती है और ये ऑक्सीजन हार्ट को भी प्रोवाइड कर रही होती है, हार्ट के मसल्स को, और जिसे कहा जाए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो रही होती है वेन्स के जरिए, और मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, मिनरल सॉल्ट्स हैं, ये सब इसी आर्टरी के जरिए जो है प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। और इन्हीं से बारीक बारीक ब्रांचेस निकल रही होती हैं जो कि को ज्वाइंट होती हैं आर्टरीज के साथ, जो कि कहलाती हैं वेन्स, कोरोनरी वेन्स। सिर्फ आर्टरी ही नहीं होती हैं, वेन्स भी होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारा ये जो टॉपिक है ये तो है कोरोनरी
हार्ट डिजीज, तो इसमें हम आर्टरीज को ही ज्यादा पढ़ते हैं और आर्टरीज के अंदर ही ये प्रॉब्लम ज्यादा प्रोड्यूस होती है, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर होती है, बिकॉज उनका ल्यूमेन बहुत छोटा होता है और वहां पे फैटी डिपॉजिट्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। अब ये कोरोनरी वेन्स बना रही है, ठीक है, इनका ल्यूमेन थोड़ा चौड़ा होता है कैपिलरीज का और ब्लड वेन्स का, ठीक है, तो इसमें इतने फैटी डिपॉजिट्स जो होते हैं वो नहीं आ पा रहे। आपको पूरा हार्ट जो होता है वो ब्लड कैपिलरी के नेटवर्क से भरा हुआ होता है, ठीक है। जाहिर है इसको भी रेस्पिरेशन की जरूरत है, इसको भी, इसके भी सेल्स को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तो इसको भी प्रोवाइड करेंगे इंडिविजुअल, ठीक है। अच्छा भाई, ये एक रफ से स्केच मैंने बना दिया है। ये हो गई पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये हो गई पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। अच्छा, फिर उसके बाद ये हो गई हमारी एओर्टा, ठीक है। ये हो गई इंफीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है। और ये हो गई आपकी सुपीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा, ठीक है। अच्छा, और ये जो बारीक बारीक है ये है कोरोनरी कोरोनरी आर्टरी, और ये है कोरोनरी वेन। अच्छा, कोरोनरी आर्टरी एज पर रूल अगर मैं इसको देखूं तो वो कैसी होगी, ल्यूमेन जो होगा, as all arteries have a small lumen, thick walls, elastic walls, ठीक है, इनके अंदर थिक इलास्टिक वॉल्स होंगी और ये जो होती हैं इनके अंदर कहीं से कहीं तक कोई वेल्व वगैरह नहीं होता, ठीक है। अच्छा, और ये कोरोनरी आर्टरी मैंने बना, सही है। अब कोरोनरी वेन की अगर मैं बात करती हूँ तो वो एज पर रूल उसका ल्यूमेन कैसा होगा, डेफिनेटली जरा चौड़ा होगा, ठीक है। और इसकी जो वॉल्स हैं वो थिन होती हैं, ठीक है, और इस तरह करके, सही है। अच्छा, अब ये क्या, अच्छा इस तरीके से ये आर्टरी है और ये वेन है, सही। ये कोरोनरी आर्टरी है एंड दिस वन इज द कोरोनरी वेन, ओके। अब बात आती है कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन की, तो इसमें जो है इसका ल्यूमेन थिन है और इसका ल्यूमेन थिक है, ठीक है। इज इट ओके विद दिस, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि why the disease and how the disease is formed. Usually the heart diseases are due to the blockage of the coronary arteries, ठीक है, blockage of coronary arteries, ओके। coronary arteries जो हैं उनके ब्लॉकेज की वजह से होते हैं और इसके रीजंस जो हैं वो हैं अनहेल्दी डाइट, सबसे बड़ी चीज अनहेल्दी डाइट, दूसरे स्मोकिंग, थर्ड डिप्रेशन, फोर्थ lack of exercise, and the fifth one is the genetics. That means कि अगर फैमिली में कहीं है ये बीमारी और इस तरह के अकोमुलेशन जो है फैट डिपॉजिट्स होने की बहुत ज्यादा है फैमिली के अंदर, तो डेफिनेटली वो जीन के थ्रू जो है वो ट्रांसफर होगी चीज, और जो उनकी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी इस चीज को फेस करेंगी। एक्चुअली इसमें होता क्या है वो भी देख लेते हैं। बेसिकली इसमें व्हाट हैपेंड व्हाट हैपेंड ओके, होता ये है
नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ plaque, inside the lumen of artery. अच्छा, ये प्लाक जो है ये किसी और आर्टरी के अंदर भी बन सकता है, कोई नॉर्मल बॉडी की आर्टरी जो है उसमें भी बन सकता है, और ये फैटी डिपॉजिट से बनता है, कार्सिनोजन से मिलकर बनता है, या फिर फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोस, फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स यानी थ्रोम्बोस। ये जो है ये बेसिकली हार्ट पेशेंट्स के अंदर बनता है, थ्रोम्बोस बनने लग जाते हैं क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर हेपरिन जो होता है वो डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, सो होता क्या है कि इसमें यहाँ पर प्लाक जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देखो ये प्लाक जम, अब देखो जब ये प्लाक जम गया इधर इधर फैटी डिपॉजिट्स हो गए। प्लाक बेसिकली क्या है, दिस वन इज दी प्लाक। ठीक है, PLAQUE प्लाक, सही है। और ये है फैटी डिपॉजिट्स, फैटी डिपॉजिट्स प्लस कार्सिनोजेंस। ठीक है, कार्सिनोजेंस जो कि अगर पर्सन स्मोकर है तो स्मोकिंग से आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये फैटी डिपॉजिट जब हुए तो पहले ल्यूमेन देखो कितना बड़ा था, अब जो ल्यूमेन का पोर्शन रह गया है वो कितना रह गया है, बस सिर्फ इतना सा रह गया है, ये वाला, इसमें से ब्लड पास हो सकता है। तो दैट मीन्स कि जो स्पेस है वो कम हो गई। अब फर्ज करो कि अगर जो है ब्लड जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ब्लड बहुत प्रेशर से आ रहा है क्योंकि आर्टरीज में ऑलरेडी प्रेशर हार्ट की तरफ से भेजा हुआ बहुत ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली ये जो हार्ट को सप्लाई करने वाली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज हैं इनके अंदर भी ब्लड प्रेशर हाई होगा। ठीक है, इनमें क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब इनमें भी हाई ब्लड प्रेशर है। अब जब ये रास्ता आगे से ब्लॉक है, आधा खुला हुआ है, तो क्या होगा कि ब्लड इसमें से पास तो होगा, ब्लड जो है वो इसमें से पास तो होगा बट विथ डिफिकल्टी। ब्लड passes डिफिकल्टी, ब्लड पैसेज डिफिकल्टी। ठीक है, डिफिकल्टी जो है ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होके जिसे कहा जाए प्रॉब्लम के साथ जो है प्रेशर बहुत ज्यादा डेवलप होगा, इस तरीके से ये पास तो हो जाएगा। अच्छा, अब ये पास हो जाएगा लेकिन चूंकि स्पेस बहुत कम है, पीछे से प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो उसको रिलीज करने के लिए क्या होगा, बैकवर्ड प्रेशर जो होगा वो आर्टरी की तरफ से आएगा, वो रोकेगी, दैट स्पेस रुक रही है ना, इसकी वजह से क्या होगा, बैकवर्ड प्रेशर पड़ेगा, बैकवर्ड प्रेशर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो डायरेक्टली किसकी तरफ जाएगा, टूवर्ड्स हार्ट। दोबारा हार्ट के ऊपर जो वेल्स होते हैं और दूसरी जो जगह है और जो मसल्स के अंदर जो कैपिलरीज हैं उन सब के ऊपर इसका अल्टीमेटली जो है वो प्रेशर पड़ेगा, और वो होगा ऑपोजिट प्रेशर। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होने लगेंगे। ठीक है, अब वो सिम्टम्स क्या हैं वो भी देख लेते हैं। सिम्टम्स, पहला सिम्टम्स तो इसमें जो सबसे कॉमन है वो चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट एरिया, यानी कि जो आपका रिब केज का पोर्शन है उस पूरे पोर्शन में बहुत डिस्कम्फर्टनेस होती है, फीलिंग सिक। ठीक है, अच्छा फिर दूसरी चीज वीकनेस। ठीक है, वीकनेस होगी, फिर उसके बाद जो है अगर बहुत सीवियर केस होंगे तो हेडेक। ठीक है, हेडेक होगा और पेन इन मसल्स ऑफ ब्रेन। ठीक है, अच्छा फिर इसके अलावा
nausea, that means feeling of vomiting. ठीक है, टीचर ब्लड प्रेशर भी हाई होगा? ब्लड प्रेशर इसमें ऐसा उस वक्त हाई होगा जब यू फील डिस्कम्फर्ट और यू फील नोजिएटिक कंडीशंस, और जब आप उससे ज़ाहिर है आपको डिप्रेशन फील होगा, तो आप जो है ना डेफिनेटली वो हार्ट जो होगा वो एकदम से एंजाइटी की वजह से तेज पंप करने लग जाएगा, और उसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर जो होगा वो ऑटोमेटिकली हाई होने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो और कंडीशंस है वो मैं इस साइड पे यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा फिफ्थ कंडीशन जो इसके अंदर है वो है Miss, यस how can depression cause the arteries to block? I will explain. First we have to discuss the symptoms. Okay, pain and discomfort in left arm, pain, discomfort in left arm, okay, shortness of breath. अच्छा, नाउ योर क्वेश्चन इज दैट कि डिप्रेशन जो है वो किस तरीके से जो है जैसे कहते हैं कि फैटी डिपोजिशन या प्लाक फॉर्मेशन या कोरोनरी हार्ट डिजीज का जो है प्रॉब्लम बन सकती है, जिसे कहते हैं कि रीजन बन सकती है। एक्चुअली जब हम डिप्रेशन में होते हैं ना बेटा, डिप्रेशन इज अ डिजीज। ठीक है, एक होती है टेंशन होती है, वो एक समथिंग डिफरेंट है। कोई अगर प्रॉब्लम है आपके साथ या कोई फॉर सर्टेन टाइम पीरियड कोई गम है, तकलीफ है, दुख है, तो उसमें आपका एक एंजाइटी कंडीशन आना या एक टेंस होने की जो कंडीशन है वो आना, वो एक नॉर्मल सी चीज है, और वो इट कैन बी रिकवर्ड जब जो है ना सही हो जाता है, जब जिसे कहा जाए कि वो प्रॉब्लम जो है वो हट जाती है। But as far as depression or permanent anxiety is concerned, these two things are without any reason. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, बट ये कि एक मेंटल डिसऑर्डर होता है और ये लोगों को होने लग जाता है। अच्छा, ये मेंटल डिसऑर्डर जो होता है, ये कंटिन्यूअस डिप्रेशन जो होता है, ये क्रिएट ही जो होता है हद से ज्यादा सोचने, हद से ज्यादा एंजाइटी फील करने, और हद से ज्यादा जिसे कहते हैं हाइपर एक्टिव होने या गुस्से में आने में की वजह से ये चीज परमानेंट हो जाती है। देखिए, जब आपका जैसे ना ब्रेन जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, तो डेफिनेटली आपका कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है वो अल्टीमेटली डिस्टर्ब होगा, और जब वो अल्टीमेटली डिस्टर्ब होगा तो उसका बहुत सारी चीजों पे जो इफेक्ट पड़ेगा, उसमें से एक बुरा इफेक्ट जो पड़ेगा वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ेगा। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी, गैस्ट्रिन हार्मोन का रिलीज फ्रॉम द ब्रेन, वो सारी चीजें जो हैं वो सब डिस्टर्ब होंगी। आपको हंगर पेन्स जो हैं वो फील नहीं होंगे, भूख लगना बंद हो जाती है, बिकॉज डिप्रेशन की कंडीशन में गैस्ट्रिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज नहीं होता, और वो जो है स्टमक की वॉल के ऊपर जाके हंगर पेन्स के लिए एक्स प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, सो स्टमक जो होता है वो जिसे कहते हैं कि मतलब फीलिंग ऑफ हंगर जो है वो जो पर्सन है उसको फील ही नहीं होती। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इसका उल्टा इफेक्ट भी होता है कि बहुत से लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा खाने लग जाते हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि गैस्ट्रिन हार्मोन हद से ज्यादा निकलता है, हंगर पेन्स होते हैं, डिप्रेशन टेंशन में लोगों को भूख बहुत ज्यादा लगने लगती है, उसमें क्या होता है कि HCl बहुत ज्यादा निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से अल्सरेटिव कंडीशंस और एक्सेसिव फैट अकोमोडेशन जो होती है वो बढ़ जाती है। जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी और फैट्स जो है जो लिपिड्स हैं वो ओवर ईटिंग की वजह से या इनडाइजेस्टेबल फूड की कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर वो एंटर होंगे, तो डेफिनेटली दे बिकम डिपॉजिटेड, इफ दे आर इन एक्सेस अमाउंट दे बिकम स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन द inner lumens of your arteries and veins. अब बात आती है कि why in the coronary arteries and coronary veins में बहुत कम होता है, arteries में ज्यादा होता है, because of their small lumen, because of the fact that whatever the blood is coming towards the heart, in the coronary artery the lumen is very small and the blood pressure is very high.
सो अपार्ट फ्रॉम दिस कि अगर एक पेशेंट है उसकी जो है कोरोनरी आर्टरी के अंदर ल्यूमेन इस तरह फैटी डिपॉजिट रख रहा है और फैट्स वहां पे आके डिपॉजिट हो रही है, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि उसकी बॉडी की किसी दूसरी आर्टरी में या किसी दूसरे वेसल के अंदर जो है फैट डिपोजिशन नहीं हो रही होती, कहीं ना कहीं हो रही होती है, फैट्स आके अकोमुलेट हो रहे होते हैं। लेकिन इसका जो असर ज्यादा नजर आता है वो आपके हार्ट के अंदर मौजूद जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ल्यूमेन की डिपोजिशन में नजर आता है, ल्यूमेन में प्लाक की डिपोजिशन की फॉर्म में नजर आ रहा होता है। अंडरस्टैंड? अब समझ में आया कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है उसकी वजह से होता है। एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन डिप्रेशन से प्लाक फॉर्मेशन आर्टरीज के अंदर कैसे हो जाता है, वो इस तरह होता है कि ज्यादातर हमारे यहाँ फीमेल्स के अंदर तो ये हैबिट नहीं होती है, मेल्स के अंदर होती है कि जब वो डिप्रेस होते हैं दे स्टार्ट स्मोकिंग। अब जब वो स्मोक करते हैं तो उसमें बहुत सारा टार, कार्सिनोजन, लेड डिपॉजिट्स, ये सारे के सारे लेड जो होता है ये डायरेक्टली जो होता है वो स्मोक के थ्रू जो है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ लेड और टार के जो होता है वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एंटर हो जाता है। अब लेड जो है वो इतना खतरनाक कार्सिनोजन है, इतना खतरनाक मेटल है कि अगर ये लिपिड को ट्रेस आउट कर लेना फैट्स को, तो क्या होता है कि ये जहां पे भी रुकेगा ना ये अपने इर्द गिर्द जो है ना लिपिड का एक जैसे कहते हैं ना फैट्स का वो गोला सा बनाता हुआ चला जाएगा। दैट मीन्स के वो एक बड़ा सा लंप फॉर्म करता चला जाएगा। अब वो जो लंप है वो कहीं पे भी अडहेर हो सकता है। क्योंकि एक और बात भी बता दूं कि आर्टरीज की जो इनर लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम जो होती है, इनर लाइनिंग जो होती है या हम ये कह सकते हैं एंडोडर्मिस जो इनकी होती है, वो जो होती है रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा रखती है। अगर फर्ज करो कि प्लाक इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया ना तो इस प्लाक ये प्लाक इतना पक्का हो सकता है कि जो आर्टरी के जो इनर लाइनिंग के जो सेल्स है ना वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं इसके गिर्द, और ग्रो करके जो है ना इसको और मजीद पक्का कर देते हैं, वहां पे एडहेर और अटैच कर देते हैं, और फिर वो जो होता है ना वो एक बहुत जबरदस्त किस्म का जो है ना हार्ड सब्सटेंस थ्रोम्बोस की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ द डिप्रेशन मे कॉज द प्लाक फॉर्मेशन इन द आर्टरीज। ओके ओके, नाउ एक तो हमने प्लाक फॉर्मेशन देखी कोरोनरी आर्टरी के अंदर, और दूसरी चीज है थ्रोम्बोस और थ्रोम्बोसिस, ये टर्म है थ्रोम्बोस, lump of fat or plus blood clot। अच्छा देखो, ये जो थ्रोम्बोस है और ये जो ब्लड क्लॉट्स हैं ये बेसिकली हार्ट पेशेंट जो होते हैं ना ऑलरेडी, ठीक है, हार्ट पेशेंट जो होते हैं ऑलरेडी जो होते हैं उनके अंदर होता है ये। ठीक है, अब हार्ट पेशेंट के अंदर होता ये है कि जो एक 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 नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसे हम कहते हैं हेपरिन, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर हेपरिन, ये है एंटी क्लॉटिंग फैक्टर। ये हेपरिन जो होता है हार्ट पेशेंट के अंदर वर्क करना बंद कर देता है, और या फिर इसकी वर्किंग हल्की हो जाती है, तो फिर क्या होता है ब्लड क्लॉट्स आर फॉर्म्ड, ब्लड क्लॉट्स फॉर्म्ड प्लस फैट डिपोजिशन उसके साथ आ जाती है, एंड इट विल फॉर्म द थ्रोम्बोस। अब क्या होता है कि जो आर्टरी होती है ना इसका जो ल्यूमेन होता है इस पे वही फैट डिपोजिशन और क्लॉट जो होते हैं वो बनने लग जाते हैं, या ये जैसे कह दो अगर इसकी वॉल को देखें तो इस तरह करके ये पूरा जो है ना जिसे कहते हैं ना फैट डिपोजिशन या क्लॉट जो होता है वो जम के बन जाता है। अब जाने तो फिर क्या हुआ, ये देखो ना ये ल्यूमेन कितना कम हो गया, ठीक है, कहाँ तो ल्यूमेन ये यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म। अब ब्लड का जो है ना जब ब्लड यहाँ से गुजरेगा तो उसको मुश्किल होगी तो बैकवर्ड फ्लो पड़ेगा, बैकवर्ड प्रेशर पड़ेगा और वो हार्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं इनके इलाज की तरफ कि हाउ दे कैन बी क्यूर्ड।
इसके लिए बेसिकली एंजियोप्लास्टी की जाती है। एंजियोप्लास्टी, ठीक है, ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम एक तरह से सफाई करते हैं आर्टरीज की। जो उसकी जो ल्यूमेन होता है उसमें से हम ये सारे के सारे फैट डिपोजिशंस को हटाते हैं। एंजियोप्लास्टी के लिए एक स्टेंट जो होता है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। स्टेंट बेसिकली एक सॉफ्ट फाइबर की नेट होती है, ठीक है, सिंथेटिक मटेरियल होता है ऐसा जो कि बॉडी के अंदर जाके जिसे कहते हैं कि ना तो रस्टी हो, ना ही उसके कोई ऐसा मेटल हो उसके अंदर जो कि बॉडी के अंदर मौजूद जो ब्लड प्लाज्मा है, क्योंकि ये ब्लड से इंटरेक्ट होगी कंटिन्यूअसली, तो उसके जो है ना ब्लड प्लाज्मा से जो है आयंस वगैरह के साथ कोई इंटरेक्शन करे या कोई रिएक्शन कर जाए, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना मतलब एक तो ये होता है, ठीक है, और इसके अंदर जो है ना बलून होता है, ठीक है, डिफ्लेटेड होता है पहले, दैट मीन्स इसके अंदर हवा नहीं भरी हुई होती। ये तो अभी मैंने इन्फ्लेटेड बलून दिखाया है, ये तो आर्टरी के अंदर जाके होता है, ठीक है, और इसके साथ एक वायर लगी हुई होती है, एंड वायर के साथ जो है बड़ी लंबी वायर होती है, ठीक है, इसके साथ कंट्रोलिंग बटन जो होता है वो जो ऑपरेट करने वाला बंदा होता है उसके पास होता है, ठीक है। अब होता ये है कि ये स्टेंट जो होता है ये तीन चार इसकी लोकेशंस होती है जहां से एंटर किया जाता है बॉडी के अंदर। अच्छा, एक तो होते हैं नेक, नेक के पास जो आर्टरी है जो कि एओर्टा के से एओर्टा को कनेक्ट कर रही होती है, वो उसके पास जो है ना वहां से एंटर होता है, नेक के पास जो आर्टरी होती है, या फिर आपके लेफ्ट आर्म की तरफ जो आर्टरी होती है, थिक आर्टरी, ब्रॉड आर्टरी, उससे एंटर की जाती है, या फिर आपके जो काफ है या लेग में जो आर्टरी है वहां से एंटर किया जाता है। अच्छा, और फिर उसके बाद ये कैमरे की और साथ में कैमरा जो होता है छोटा सा वो भी एंटर किया जाता है ताकि उससे लोकेट किया जा सके कि इधर कहाँ पे जो है वो मौजूद है, जिसे कहा जाए कि फैट डिपोजिशंस मौजूद है। अब फर्ज करो मैं इसी के ऊपर बना देती हूँ, ये हमने लोकेट कर लिया कि ये आर्टरी के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे जो था वो इस आर्टरी के अंदर ये आ गया, ठीक है। अभी जिसे कहा जाए डिफ्लेटेड है, ठीक है, ये आर्टरी के अंदर पहुंच चुका है, इसका ल्यूमेन ये है, और इसके अंदर जो फैट डिपोजिशन हुई हुई है वो मैं ब्लैक कलर से, नहीं ब्लैक से नहीं ग्रीन से बनाते हैं, ठीक है, ये ग्रीन कलर से ये फैट डिपोजिशन हुई है बहुत सारी यहाँ पे, ठीक है, ये फैट डिपोजिशन है। चलो ये है फैट फैट डिपॉजिट्स प्लाक, ठीक है, ये यहाँ पे मौजूद है। अब क्या होगा कि ये जो स्टेंट है इसके अंदर बलून जो होगा उसमें एकदम से यहाँ से डायरेक्शन मिलेगी और वो इन्फ्लेट हो जाएगा। जब ये इन्फ्लेट होगा तो ये सॉफ्ट वायर जो है, सॉफ्ट वायर की जो गॉज है, वायर गॉज जो है इट बिकम एक्सपेंड, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन की हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी और ये पूरा जिसे कहते हैं ना इस पोर्शन को कवर करेगी। व्हेन इट कवर्स, ठीक है, ये इसको पूरा कवर करेगी जिसकी वजह से ये जो फैट्स होंगी उनको ये पुश कर देगी, ठीक है।
इसमें ये जो बैलून होगा ये इन्फ्लेटेड हो जाएगा, ठीक है। ये बैलून जो है ये पूरा इन्फ्लेट हो गया, हवा भर गई इसके अंदर, सही है। और ऊपर जो है ये सिंथेटिक जो गॉज है स्टेंट की, ये एक्सपेंड हो गई, फ्लेक्सिबल होती है काफी ये, ठीक है। ये फैल के इसने पूरा स्पेस घेर लिया। अब इसको ये थोड़ा सा मूव कराएंगे टू एंड फ्रो, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कराएंगे, जिसकी वजह से ये जो इसकी जो पोजीशन है ये कैसे हो जाएंगे, प्लाग जो है वो डिटैच्ड हो जाएगा, डिटैच्ड फ्रॉम द वॉल ऑफ आर्टरी, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये पूरा स्टेंट जो है ये परमानेंटली, okay, so what happens when the stent is being attached on the both sides of the walls of the artery के पास जो है ये दोनों तरफ से बिल्कुल फिक्स हो जाता है, तो फिर जो बलून होता है उसको और इस स्टिक के थ्रू जो है इसको जिसे कहते हैं कि बाहर जो है सक आउट कर लिया जाता है, ठीक है। और फिर इस तरीके से ये जो बलून होता है ये इस स्टिक के थ्रू जो है ये वापस हो जाता है। ये सारी चीजें जो होती हैं, ये जो फैट्स होती हैं, ये सब डिपॉजिट्स जो होते हैं ये साफ हो जाते हैं, और बलून जो होता है वो भी जो है इसमें से रिमूव हो चुका होता है, और आर्टरी जो होती है वो क्लियर हो जाती है अलॉन्ग विद स्टेंट, ठीक है। स्टेंट जो होता है वो इधर रहेगा आर्टरी में, ठीक है। ये ऐसे यहाँ पे ये स्टेंट मौजूद रहेगा, ठीक है। और इसकी गॉज जो है वो इसको एडहेयर करके इसमें बीच में यहाँ पे मौजूद रहेगी, और इसमें से ब्लड जो होगा वो नॉर्मली पास करता रहेगा, ठीक है। एंड बाय दिस ये वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पे फैट डिपोजिशन के चांसेस ज्यादा हैं, अब यहाँ पे फैट डिपोजिशन नहीं होगी, और एक स्पेसिफिक ल्यूमेन के साथ जो है आर्टरी जो होगी वो वर्क कर रही होगी। अच्छा, ये जो स्टेंट होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है प्लेन स्टेंट, ठीक है, यानी कि इसमें कुछ ऐसा नहीं होता, सिर्फ ये वायर गॉज होती है और बलून होता है, जिसे कहा जाए कि डिफ्लेटेड बलून होता है, और उसको इन्फ्लेट किया जाता है और बाद में जो है ना उसको दोबारा बाहर निकाल लिया जाता है, उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है। एक होता है जिसे कहा जाए कि आपके मेडिकेटेड स्टेंट, ये इस पे क्या होता है कि मेडिसिन जो होती है ना वो लगी हुई होती है, ठीक है। इसकी जो वायर होती है ना इसके ऊपर क्या लगी हुई होती है, एक ऐसी मेडिसिन लगी हुई होती है जो कि स्लोली ग्रेजुअली इस पे से रिलीज होती रहती है फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है। ये मेडिसिन जो होती है ये रिलीज इसलिए हो रही होती है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जेनेटिकली जो है या बाय नेचर उनकी बॉडी में ये टेंडेंसी होती है कि वो अगर कितना ही साफ सुथरा कर दिया जाए फिर दोबारा से फैट एक्युमुलेशन हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए फॉर अ टाइम भी इस तरह का स्टैंड जो होता है वो डाला जाता है। अब ये स्टैंड तो आ गया, अब ये होता है कि ये फिक्स रहेगा, और कुछ अरसे बाद क्या होगा कि आर्टरी की जो वॉल है ना, इंटरनल जो वॉल है उसकी सेल्स जो होंगे ना वो इस पे जिसे कहते हैं ऊपर आके ग्रो करना शुरू कर देंगे इसमें, क्योंकि ये तो चारों तरफ वॉल पे मौजूद होगा ना अंदर की तरफ ना, तो इसकी जो गॉज है इसके ऊपर सेल्स जो होंगे वो आके अपनी कोटिंग कर लेंगे, और ये जो होगा ये कंप्लीटली जैसे कहते हैं ना कि अगर मैं इसको गौर से देखूं तो ये यहाँ पर ऐसे करके एक पूरी लेयर होगी, ठीक है। और इसके ऊपर आर्टरी की जो सेल की लेयर होगी वो आ चुकी होगी, और एक ही प्रीवियस लेयर होगी, ये इसमें पेवस हुआ होगा और ये परमानेंट हो जाएगा। दैट मीन्स कि ये अगर इसको रिमूव भी होना होगा तो ये एंजाइम के जरिए एज सून एज ओल्ड एज होती चली जाएगी तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, ये नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ये कि काफी अरसे तक जो है इसी तरीके से आर्टरी के अंदर जो है पेवस्त रहेगा, दैट मीन्स के एनकलकेट रहेगा, उसके अंदर मौजूद रहेगा, ताकि आर्टरी दोबारा से कोलैप्स ना हो और यहाँ पे प्लाक जो है वो डिपॉजिट ना हो।